दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में लोकतंत्र है कहां? लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर पहचान संसद की होती है, लेकिन संसद के भीतर भी लोकतंत्र नहीं है। और इसका खुला ऐलान आज विपक्ष ने कर दिया। और उस ऐलान का जवाब देने के लिए जब इस देश के 7 मंत्री एक साथ बैठे तो वह भी यही कह गए, संसद के भीतर लोकतंत्र नहीं है। अब आप लोकतंत्र को कहां खोजिएगा जब लोकतंत्र के मंदिर के भीतर धक्का मुक्की होती है, मार्शल के तौर पर बाउंसरों की मौजूदगी होती है। इसी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर आवाज घोंट दी जाती है कि आप कुछ बोले नहीं। इसी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर कुछ ऐसे कानून बनाने की दिशा में बिल पास हो जाते हैं जिसका असर समूचे देश पर पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों पर असर पड़ने वाला है उनकी बात बोलने वाला वहां कोई नहीं है। यह एक ऐसे लोकतंत्र के मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं जो शायद संविधान सभा में भी ऐसे मंदिर का जिक्र किया नहीं गया होगा। और दशकों दशक से भारत के भीतर लोकतंत्र के इस मंदिर का जो चेहरा बार बार विकृत होता चला गया, धीरे धीरे लोकतंत्र ही गायब हो गया और कोई आहट आपको सुनाई नहीं दी होगी। विपक्ष सड़क पर पैदल मार्च करते हुए पत्रकारों से अपनी बात कहते हैं, आपने सुन ली। सत्ता पक्ष अपने 7 मंत्रियों को भेजकर एक के बाद एक इस पूरे लोकतंत्र के खत्म होने को एक तमाशे में तब्दील कर इस बात का ऐलान करता है कि तुम्हारे पास अगर 5 हैं तो हमारे पास 10 हैं। कुछ यही अंदाज है। लेकिन क्या वाकई लोकतंत्र के मंदिर के भीतर जब लोकतंत्र का गला घोंट ही दिया गया है तो उसका सच क्या है? क्या इसे भी जानना चाहिए? उन वीडियो पर मत जाइएगा जो वीडियो एक खास कैमरे के जरिए कैद किए जाते हैं, उसके बाद कुछ एडिट किए जाते हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष उसे जारी करता है और इस देश का मीडिया उसके बाद ढिंडोरा पीटना शुरू करता है कि देख लीजिए क्या हो रहा था संसद के भीतर। संसद के भीतर जो होते रहा वह मीडिया ने नहीं देखा। संसद के भीतर जो पूरे देश पर कानून बनकर असर पड़ने वाला है उसे भी मीडिया ने नहीं देखा। उसने देखा एक महिला सांसद और एक महिला मार्शल के बीच की हाथापाई। उसने देखा ब्लू कपड़ों में यानी नीले कपड़े में किस तरीके से मार्शलों की मौजूदगी थी और संसद के बाहर राहुल गांधी कह रहे थे दरअसल ये मार्शल नहीं थे, ये बाहर से बुलाए गए बाउंसर थे जो मारने पीटने सांसदों को वहां पर पहुंचे थे और सांसदों की पिटाई हो रही थी। आज बात कहां से शुरू की जाए? हमें लगता है 2 बातों से आज बातों का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि क्या वाकई संसद के भीतर जो बिल एक के बाद एक पास होते चले गए, जितने दिन ये संसद नहीं चली उससे ज्यादा विधेयक या बिल पास हो गए। जितने घंटे ये संसद नहीं चली उससे ज्यादा बिल रखे गए और पास कर दिए गए। कमाल की स्थिति है। लेकिन शुरुआत पहली बार शायद विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जब इस बात का जिक्र किया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है, तो शायद ये लोकतंत्र खत्म होने के आगे की आहट है। पहले आप इसे सुन लीजिए। आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर न किसानों की बात कर सकता है, न बेरोजगारों की बात कर सकता है, न इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, न पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। शायद ऐसा कटाक्ष इससे पहले किसी नेता ने सड़क पर खड़े होकर नहीं किया होगा, लेकिन आज किया गया। हमें लगता है कि आज चंद सेकंड के लिए अतीत के पन्नों को छोड़ देते हैं और इसी लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट के भीतर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ नजर नहीं आया, हमें लगता है आज उस पर गौर पहले कर लीजिए। क्योंकि देश बेचने की प्रक्रिया के आगे वाकई वह विधेयक तो नहीं जो इस दौर में रखे गए, क्योंकि राज्यसभा में 4 बिल इंट्रोड्यूस किए गए, 19 बिल पास हो गए, लोकसभा में 13 बिल इंट्रोड्यूस किए गए, 20 बिल पास कर लिए गए। जो बिल पास हुए वो कौन से बिल हैं
और उस बिल का असर इस देश पर क्या होने वाला है, क्योंकि अगर चंद मिनटों के लिए भी राज्यसभा या लोकसभा चलती है तो उस चलने के अंदाज में एक बिल पास हो जाता है। कमाल की स्थिति इसलिए क्योंकि जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, जो बिल पास हुए उससे किसका लाभ होने वाला है। बैंकरप्सी एंड सॉल्वेंसी अमेंडमेंट एक्ट, इसका सीधा लाभ कॉरपोरेट को होने वाला है। यह थोड़ा जहन में बैठा लीजिए। इसके आंकड़े हम आपको बाद में बताएंगे जब इस देश के बिकने और बेचने का जिक्र करेंगे। यह विधेयक इसी दौर में रखा गया और इसको बिना बहस के पास करा लिया गया। टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, यह फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ है ट्रिब्यूनल सुधार बिल, यानी तमाम ट्रिब्यूनल जो कानूनी दायपेच में आते हैं अब मुक्त हो गए हैं इस बिल के पास होने के बाद। इसके बाद ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के साथ साथ एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है जो सीधे बताती है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल, यह भी कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाता है। उसके बाद आइए इस देश के भीतर में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल, यह भी सीधे सीधे प्राइवेट कंपनियों के लिए फायदेमंद कैसे होगा उस दिशा में इस बिल को पास करा लिया गया। इस प्रक्रिया में जो फैक्टरिंग विनिमय संशोधन विधेयक है या फिर जो साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक है, यानी इंश्योरेंस सेक्टर्स को भी जो प्राइवेट हाथों में देने की परिस्थिति है, वह भी कहीं ना कहीं इस देश के प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने की स्थिति है। सरकार का अपने हिस्सेदारी से पल्ला झाड़ने की स्थिति है। 6 बिल ऐसे हैं जो सीधे सीधे इस देश के कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर और सरकार द्वारा बेचे जाने प्रक्रिया की दिशा में ले जाते हैं। इस पर कोई बहस नहीं हुई। 20 बिल में से 6 बिल ऐसे हैं। 2 बिल सीधे सीधे बतलाते हैं कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जो भी इस देश में एयरपोर्ट और पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज से जुड़े हुए हैं उनको लाभ होने वाला है। उसमें एयरपोर्ट इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल और दूसरा है इनलैंड वेसल बिल, जो कि दोनों फील्ड से संयोग से दोनों बिलों के साथ जुड़े हुए हैं अडानी का कारोबार। लाभ कहीं ना कहीं वहीं पर होगा और इनके ठीक प्रक्रिया में एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल भी पास किया गया, जिसका विरोध अपने तौर पर डिफेंस के लोग भी करते रहे हैं, लेकिन वहां पर भी खामोशी आपको बरतनी होगी। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर 2 बिल और निकल कर आए। हम लोग लड़ाई देखते रह गए आयुर्वेद और एलोपैथ की, लेकिन 2 अमेंडमेंट बिल और लेकर आया गया। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अमेंडमेंट बिल, यह दोनों भी लाकर रखा गया। और तीसरा बिल इस देश के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल बतलाता है। हम आज इन बिलों का जिक्र सिर्फ आपसे इसलिए कर रहे हैं कि हमने जिन भी बिल का नाम लिया उन बिल के दायरे में इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज के सामने एक ऐसी जमीन बिछाई जा रही है जिससे वो जिस भी जगह पर पैसा लगाएंगे उसको पैसा लगाने के बाद वो कानूनी दांवपेच में ना फंसे। यानी कानूनी तौर पर उनको कोई अड़चन ना आए तो एक बिल ले आइए, उसको कानून की शक्ल दे दीजिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे इस देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर 3 बिल लाए गए और उन 3 बिलों के भीतर की परिस्थिति यही है कि दरअसल किसी भी तरीके से जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पैसा लगाएगा उसके लिए कानूनी दांवपेच खत्म हो जाएंगे। किसान अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है, ऐसी व्यवस्था उन बिलों में की गई। जो 20 बिल इस 21 दिनों के भीतर में जो पास हुए हैं, 21 दिन हम कह गए, लोकसभा में तो 21 घंटे 14 मिनट काम हुआ, राज्यसभा में 28 घंटे 21 मिनट काम हुआ और उसमें ही लोकसभा के भीतर 20 बिल पास कर दिए गए। इन बिलों के साथ लोगों का कहीं कोई जुड़ाव है या नहीं है, क्योंकि एक बिल जिसको लेकर बहस की गुंजाइश बनी उसने भी कई सवाल छोड़ दिए। वो लोकसभा में भी रखा गया, राज्यसभा में भी। यह ओबीसी से जुड़ा हुआ बिल है, 127 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ बिल है, जिसमें ओबीसी की कैटेगरी में किस कास्ट को लाया जाए यह पावर सेंटर से शिफ्ट होकर स्टेट के पास चला जाता है। और तमाम परेशानी सबकी यही है, यह तो ठीक है पावर आ गया, लेकिन रिजर्वेशन की लाइन तो 50% ही रह गई। तो आने वाले वक्त में जहां पर 75 जातियां हैं, कल वहां पर 150 जातियों को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो फिर उसी में से इस 50% के आरक्षण के मातहत उसी के भीतर सबको बांटना होगा। यानी ओबीसी के भीतर भी एक
जातियों की लड़ाई भी शुरू होगी। यह बहस की गुंजाइश वहां नहीं बन पाई। लेकिन बहरहाल इन 20 बिलों को देखते वक्त हमारे लगता है एक जहन में एक सवाल इसलिए आया क्योंकि यह सरकार 2019 के बाद जब से आई है तब से 140 बिल टोटल इंट्रोड्यूस किए गए हैं या पास किए गए हैं, जिसमें से 20 बिल सिर्फ इस मानसून सत्र में। और जब डाटा निकाला गया तो जिस दौर में लोकतंत्र की हत्या हो गई, संसद के भीतर में हंगामा हो गया, शोर हो गया, मार्शल लॉ हो गया, सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया गया, उसी वक्त में इस देश में सबसे ज्यादा बिल इसी वक्त पास हुए। और इन बिलों का सीधा सीधा जुड़ाव इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और सीधे सीधे उन कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या सिर्फ शोर से नहीं होती है, लोकतंत्र की हत्या कानून से भी होती है। लोकतंत्र की हत्या सिर्फ मार्शल को बुलाकर बाउंसर की तर्ज पर मुक्के मारने भर से नहीं होती है, या किसी महिला सांसद के किसी महिला मार्शल को धकेलने से नहीं होती है, या किसी महिला मार्शल द्वारा किसी महिला सांसद से बदसलूकी से नहीं होती है। लोकतंत्र की हत्या उन कानूनों को उसी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर बनाने से होती है जिसमें लोगों के अधिकार और हक खत्म होते चले जाएं और मुनाफा और प्रॉफिट वाला साम्राज्य बढ़ता चला जाए और भारत को एक बाजार में तब्दील करके भारत को ही उस बाजार में बेचने की प्रक्रिया में लाकर खड़ा कर दिया जाए। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें राहुल गांधी जिक्र कर गए देश बेचा जा रहा है। हमें लगता है कि आज हम आपको एक हिस्सा छोटा सा सुनाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो वो चुनाव प्रचार किया करते थे, और जब प्रचार कर रहे थे अपने हक में तो उन्होंने कहा था कि 60 साल इस देश को बर्बाद कांग्रेस ने किया है या यूपीए ने किया है, उसके 60 साल की एवज में हमको सिर्फ 60 महीने दे दीजिए। और उन्होंने 60 महीने 2014 में मांगे थे, 60 महीने यानी 5 साल। जनता ने तो 10 साल दे दिए और आने वाले वक्त में 5 साल और कैसे रहें इसके लिए एक बिसात बिछाई जा रही है। वही बिसात इस देश को बेचने की प्रक्रिया की एक ऐसी अनूठी कहानी है जिसकी रचना संसद के भीतर हो रही है। लेकिन हमें लगता है पहले उस आवाज को सुनिए आप। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं भाई। तो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए 60 महीनों की मांग की गई थी। लेकिन ध्यान दीजिए, अब जो संसद में हो रहा है और अब जो सड़क पर हो रहा है, दरअसल 86 महीने बाद विपक्ष को समझ में आ रहा है कि दरअसल इस संसद का कोई महत्व नहीं है अगर आप वहां पर बहुमत में नहीं है। आपको राजनीति करनी होगी तो जनता के बीच जाना होगा, और शायद इसीलिए 86 महीने बाद इस देश का विपक्ष जागा है या फिर वह खुद को विपक्ष मान रहा है। तभी तो सड़क पर निकलकर संसद के तरीके से अपनी बातों को रखने से अब हिचक नहीं रहा है। लेकिन एक अगला सवाल हर जहन में होना चाहिए, अगर वाकई मोदी सरकार 2024 में जीत गई तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। 2024 का मतलब है 2029 तक मोदी सरकार रहेगी और उस वक्त राहुल गांधी लगभग 60 बरस के हो चले होंगे, कपिल सिब्बल लगभग 90 बरस के हो चले होंगे, गुलाम नबी आजाद भी लगभग 90 बरस के होने को आएंगे, अखिलेश यादव 56 बरस के हो चले होंगे, मायावती 73 बरस की हो जाएंगी, उद्धव ठाकरे 69 बरस के हो चले होंगे, सचिन पायलट सरीखा युवा शख्स जो राजस्थान में फंसा हुआ है उसकी उम्र भी 50 पार 52 हो जाएगी, शशि थरूर वो 73 बरस के हो जाएंगे, कमलनाथ 83 बरस के हो जाएंगे, गहलोत 78 बरस के हो जाएंगे। हम ये नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, शरद पवार की बेटी, शरद पवार खुद तो 90 बरस के हो चले होंगे, उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी लगभग 60 बरस की हो चली होगी। हम ये उम्र का तकाजा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 60 महीने मांगे गए थे, 120 महीने मिल चुके हैं और आने वाले वक्त में उसके बाद 60 महीने और कैसे मिल जाएं, इसकी बिसात इस देश में कुछ इस तरीके से बिछाई गई जो एक संसद के भीतर कानून बनाया जाए, कैबिनेट की बैठक में डिसीजन लिया जाए और इस देश के चंद कॉरपोरेट को अपने साथ खड़ा करके इस देश की उस पूरी इकोनॉमिक
परिस्थितियों को सत्ता की हथेली में रख दिया जाए, जिससे इस देश के भीतर में बहुत लिमिटेड प्लेयर नजर आए, यानी लोकतंत्र चंद हाथों में सिमट जाए, इस देश की इकोनॉमिक सोशल पूरी की पूरी पॉलिसीज चंद हथेलियों में नजर आए, और उसके बाद आपसे डेमोक्रेसी का जिक्र संसद के भीतर करेंगे। तो क्या हुआ है इस दौर में, हमें लगता है यह इससे भी समझ लीजिए। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट शब्द को अपने साथ जोड़ते हैं, जिसमें इस बात का जिक्र 91 में किया गया था, जो घाटे के पीएसयूज होंगे, जो सरकार के मातहत चलते हैं, जो घाटे वाले होंगे, उसको हम बेच देंगे, लेकिन उसके पैरेलल में लगाना भी शुरू करेंगे। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दो नहीं 23 पीएसयू इस दौर में बेचे गए सिर्फ मोदी काल में। जो 60 महीने मांगे गए थे और 120 महीने हो जाएंगे, उस समय तक रहना ही है इन्हें। उस दौर में एक भी पीएसयू इस देश के भीतर में नहीं लगा। बात इससे भी आप नहीं समझ पाएंगे। जरा यह समझिए कि 91 से लेकर मार्च 2014 तक इस देश के भीतर में तमाम सरकारें, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, मनमोहन सिंह आ गए, सभी की सरकारों को आप जोड़ते चले जाइए। इस बीच में कई और थे जिनका जिक्र होगा तो वीपी सिंह का होगा, चंद्रशेखर का होगा, इन तमाम चीजों का जिक्र आप करते चले जाइए। लेकिन उस पूरे दौर में डिसइन्वेस्टमेंट का 91 से 2014 तक 1,37,234 करोड़ रुपए की रिसिप्ट सरकार के पास पहुंची। लेकिन सिर्फ 2014 के बाद से, अप्रैल 2014 के बाद से मार्च 2020 तक, हम 2021 भी अभी नहीं जोड़ रहे हैं, मार्च 2020 तक 3,29,917 करोड़ की रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार के पास पहुंची। यह डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी किसी किसी को दिया गया है। इसके पैरेलल में एक प्राइवेटाइजेशन की स्थिति आती है। प्राइवेटाइजेशन का आंकड़ा जो है 1991 से 2014 के बीच में जितना भी हुआ, उसका लगभग 5 गुना ज्यादा इस दौर में प्राइवेटाइजेशन हो गया। तकरीबन 6 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ सरकार तक पहुंच गया। जो प्राइवेटाइजेशन की स्थिति थी, जो प्राइवेट सेक्टर को कौड़ियों के मोल इस देश के भीतर में जो सरकारी संपत्तियों को दिया गया। हमने और आपने तो सुना था 2G और कोयला घोटाला और कोला माइंस को लेकर जो हंगामा हुआ था, जो सीएजी की रिपोर्ट थी, जो 1,76,000 करोड़ का जिक्र करती थी, वह भी परसेप्शन के आधार पर। लेकिन यहां तो फैक्ट है, निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट को अगर जोड़ना शुरू कीजिएगा तो तकरीबन 9 से 10 लाख करोड़ का खेल इस देश के भीतर में इसी 6-7 बरस के भीतर हुआ है। लेकिन आप उफ ना कीजिए, क्योंकि इस दौर में जो भी बेचा जा रहा था, जो भी खरीदा जा रहा था, उसमें हमें लगता है कि उसके लिए जो कानून लाया गया, उसमें एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी है। और संयोग देखिए, अब जब लोकतंत्र की हत्या संसद के भीतर हुई तो उसमें जो विधेयक लाए गए, उसमें एक बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी अमेंडमेंट एक्ट भी इसी दौर में लाया गया, जिसका लाभ कॉरपोरेट को पहुंचाना है। और कहा गया कि दरअसल अब एनसीएलटी जब अप्रूव करेगा, उसी के बाद आपको लिक्विडेशन आप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। यानी एनसीएलटी के मातहत जो कंपनियां आई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उससे अप्रूव कराने का जो जिक्र है, और जो आईबीसी को आप जोड़िएगा तो इसके जरिए एक छोटा सा डाटा हम आपको बतलाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि इस देश को कैसे चूना लगाया जाता है। 1999 के बाद से जो सबसे डिस्टर्ब पार्लियामेंट थी वह 2010 की थी, जिस समय सीएजी और 2G का मसला था, जेपीसी की मांग थी। ये सारी चीजें आपके जहन में जब आ जाएंगी तो उसके बाद आज की परिस्थिति यह है कि जब जिस बिल को लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट कोड एक्ट जो लाया गया, इसी के मातहत जब इसको लाया गया था 2016 में, उसके बाद से आज तक तकरीबन 4,000 से ज्यादा कंपनियों ने इस देश में खुद को दिवालिया किया है। वो उसका जिक्र हम कई बार किए, लेकिन एक नया जिक्र आपको बतलाते हैं। 2,653 कंपनियों के मामले इस बीच में निपटाए गए हैं। लेकिन यह आपके भीतर सवाल होगा, ये जो मामले निपटाए जाते हैं, इसमें क्या किया जाता है? कंपनी बेच दी जाती है, कोई कंपनी का नया खरीदार होता है, उसको फिर से रिवाइव किया जाता है, या फिर जो पैसा लेते हैं वो कहां जाते हैं, क्या जाते हैं? तो जरा हकीकत देख लीजिए। हकीकत यह है कि 2,653 कंपनियों के जो मामले निपटाए गए, उसमें सिर्फ 348 कंपनियां ही हैं जिनको रिवाइवल प्लान था। इसके अलावे किसी के पास कोई रिवाइवल प्लान नहीं था, और 1,277 कंपनियों के लिक्विडेशन की जो ऑर्डर हुए, लगभग 48% इनको यानी बेचने की प्रक्रिया में लाया गया।
1028 कंपनियां एक लिहाज से फ्रॉड कर रही थी, लेकिन यह भी स्थिति नाजुक नहीं है। नाजुक स्थिति यह है कि जो 2653 कंपनियां थी उसमें से 60% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस देश का एनपीए बढ़ाया है, और 98 कंपनियां इसमें से ऐसी है, 98% कंपनियां ऐसी हैं, यानी 2653 में से लगभग 2512 कंपनियां ऐसी हैं जो कि बैंक से लोन लेकर दिवालिया हो गई, और इसमें से 60% ने तो इतना लोन लिया कि वह एनपीए का हिस्सा हो गया और सरकार को रिटर्न ऑफ करना पड़ दिया, और उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ और सहूलियत देता हुआ कानून इस देश के भीतर में आ जाए, इसीलिए इस बैंक्रप्सी अमेंडमेंट एक्ट को इस दौर में लाया गया। क्या पार्लियामेंट के भीतर कोई बहस नहीं होनी चाहिए थी? हमारा कहना है इतना ही नहीं, जब आप बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं तो कभी कभी छोटी चीज़ों को देखिए। इस देश के भीतर में आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप दक्षिण की तरफ जाइएगा या बंगाल की तरफ या समुद्र के किनारे जब जाइएगा तो वहाँ पर कोकोनट सेल करने वाले लोग बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपको अब नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इसी दौर में जो नारियल बेचने वाले लोग जो आपको नजर आते हैं ना, जो खुदरे तौर पर नजर आते हैं, अब इन सारी चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है और इसको भी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाया जा रहा है, जिससे कोकोनट पर भी कब्जा चंद हाथों का हो जाए, और इसके लिए बाकायदा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल भी लाया गया। और इस कोकोनट के साथ एक तेल भी जुड़ा होता है, कोकोनट ऑयल। वह जिस कंपनी के पास जाता है संयोग से, वह कंपनी भी देश के भीतर में सबसे बड़ी कंपनी उस कॉरपोरेट की है जिसके संबंध और ताल्लुकात मौजूदा सत्ता से सबसे करीबी के हैं। पार्लियामेंट के भीतर की स्थिति, सड़क के भीतर की स्थिति, सड़क के बाहर की स्थिति। पार्लियामेंट के भीतर लोकतंत्र का होना और सड़क पर खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र के एहसास को आप भूल जाएंगे, क्योंकि इस देश के नियम कायदे कानून को जिस तर्ज पर रखा जा रहा है उसमें एक से एक अनूठी चीज के लिए हमको लगता है एक उदाहरण आपको और देने की जरूरत है। यह उदाहरण हमको लगता है कि आपको भारत पेट्रोलियम की हमको लगता है उदाहरण याद देने की जरूरत है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम को बेचने की स्थिति में अब सरकार आ रही है, क्योंकि इसने 21 नवंबर 2019 में डिसीजन ले लिया था। देश बेचने की प्रक्रिया की हिस्सेदारी समझिए कि कैसे सरकार अपने स्टेक को प्राइवेट हाथों में देगी। प्राइवेट हाथों में जो स्टेक मिलेगा वह उसको पहले दिन से प्रॉफिट देने लगेगा, और जो बेचा जा रहा है वो पहले से प्रॉफिट में है उसको भी रद्दियों के कौड़ियों के मोल दे दिया जाएगा, और वो जब पहुंच जाएगा उसके पास तो वह कहीं एक रोटेशन में सत्ता के अनुकूल सत्ता बिछाती रहेगी, बिसात बिछाती रहेगी, जिसमें आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में 60 महीने मोदी गवर्नमेंट को और मिल जाएं। मांगे गए थे 60 महीने, 60 महीने और हो गए, अब 60 महीने और चाहिए, 180 महीने। 15 साल में इस देश के भीतर का खोखलापन और इस देश के नागरिकों के सामने की मुश्किल, उससे पहले जरा इस भारत पेट्रोलियम की स्थिति देख लिए। यह भारत पेट्रोलियम जब तक निर्णय नहीं लिया गया था कि हम सेल करेंगे इसको, उससे पहले कभी से भी आप देखना की शुरू कीजिए, 2010 से हम देखते हैं, 2010 से इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है, नेट प्रॉफिट का मतलब टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट, वह भी लगभग 3,500 करोड़ से नीचे कभी नहीं गया, 2010 में भी नहीं गया। वो तो लगातार बढ़ते चला गया, 4,000, 5,000, 2017 में आते आते तो ये 8,000 करोड़ तक के प्रॉफिट देने की स्थिति में था। नेट प्रॉफिट इसका हम बतला रहे हैं आपको, भारत पेट्रोलियम जिसको बेचा जाने वाला है। लेकिन जब नवंबर 2019 में इसको बेचने की हरी झंडी आई तो 2020 में इसकी नेट प्रॉफिट कम होकर कितनी हुई होगी? 8,000 2017 में था, 2018 में भी तकरीबन 8,000 था, 2019 में ये लगभग 7,132 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन 2020 में झटके में ये 2,683 करोड़ पर आ गया। और अब की जानकारी जो आ रही है 2021-22 के बाद जो आपके पास डाटा निकल के आएगा, जैसे ये बेचने की प्रक्रिया में आएगा, तकरीबन इसका प्रॉफिट 1,500 करोड़ से ज्यादा का आपको कागजों में नजर नहीं आएगा। यह है देश बेचने और खुद को देश को खोखला आर्थिक तौर पर बनाने की परिस्थिति। कैसे सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को इस रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसीलिए जैसे ही हमने आपसे जिक्र किया, इस पार्लियामेंट के हंगामे में मत घुस जाइए, इस धक्का मुक्की पर मत जाइए, मार्शल पे मत जाइए, सिर्फ पढ़िए उस बिल को, उस कानून को जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, हस्ताक्षर होगा और वो कानून की शक्ल में इस देश में लागू हो जाएगा, जैसे इस देश में एग्रीकल्चर कानून लागू हुआ है।
तो यह पार्लियामेंट के भीतर खुले उजियारे में, और इसका जिक्र होता है कि कितना टैक्स पेयर का पैसा गया। टैक्स पेयर का कुल पैसा अगर जोड़िएगा इस पार्लियामेंट में हंगामे शोर में जाने में भी तो वो 500 करोड़ पार नहीं करेगा। लेकिन एकमुश्त जब आप इन बिलों को पढ़ना शुरू कीजिएगा और इन बिलों के जरिए जो कॉर्पोरेट्स के टोटल लाभ है, जिसके लिए ये पूरे के पूरे बिल लाए गए हैं, जो फाइनेंस से जुड़े हुए बिल है, जिसमें हमने जिक्र किया था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल हो, टैक्सेशन लॉ हो, या फिर इस देश के भीतर में जो एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल जो लाया गया है, अब तो उसको लोकसभा में पास करा लिया गया है, अभी राज्यसभा में पास कराना है। इसी तरीके से नंबर 3 का भी जो एप्रोप्रिएशन बिल है, यह भी लोकसभा में पास करा लिया गया है, इसको भी राज्यसभा में पास करना है। ये सारे बिलों की पूरी प्रक्रिया के भीतर में, और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये मार्च में पास कराया गया था। उससे सारी चीजें जुड़ी हुई कैसे हैं, और यह इकोनॉमिकली इस देश के भीतर में सारा पैसा कॉरपोरेट, और कॉरपोरेट से पॉलिटिकल सत्ता, और सत्ता के बाद हर 5 बरस के बाद 60 महीने, और यह है इस देश में लोकतंत्र के खत्म होने की वह परिस्थिति जो मार्शल और शोर शराबे और धक्का मुक्की में छुप जाती है। और आप आकलन करने लगते हैं इससे पहले कब हंगामा हुआ था। इससे पहले जब हंगामा होता था तो वाकई देश बेचा नहीं जाता था, वह भी बिलों को लाकर और विधेयकों को लाकर और अमेंडमेंट बिल्स लाकर उस पर बहस की गुंजाइश भी होती थी, शोर शराबा भी होता था। डेमोक्रेसी का यही तो मुख्य तत्व था जिसको इस दौर में गायब कर दिया गया। भारत से लोकतंत्र गायब ना हो जाए, यह मनाइए, अन्यथा संसद खुली हुई है, बहस चल रही है, विधेयक लाया जा रहा है, चेयरमैन बार बार कह रहे हैं, शानदार तरीके से संसद चल रही है, और उसके बाद जब कानून बन जाए और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें तो पता चलेगा कि इस देश का लोकतंत्र उस विधेयक के जरिए ही गायब हो गया। क्या कीजिएगा आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।